हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 11th का, उसका पूरा सॉल्यूशन जो क्वेश्चन पेपर है 2022 एग्ज़ाम का सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और इससे आपको एक आइडिया लगेगा, पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो लाइक कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और इस चैनल में इसी तरह से कॉमर्स के सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट के, चाहे क्लास 11th के हो, 12th के हो या बीकॉम के सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक नई शिक्षा नीति और पुराने मॉडल से भी आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक सारा जानकारी तुरंत पहुँचे, ये अच्छी बात होगी। तो चलते हम लोग, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11th का। देखिए यहाँ लिखा है कि क्लास 11th, चूँकि पिछले साल 2022 में क्लास 11th के दो एग्ज़ाम हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2 करके। तो उसमें जो टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है और ये पेपर 2 है। और हम लोगों को जो सब्जेक्ट देखना है इसके अंदर, यानी जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडी का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और देखते हैं, चूँकि अब इसका पैटर्न समझ लिया जाए कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम था उसमें 40 क्वेश्चन पूछने थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था? टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था, 40 क्वेश्चन पूछा गया था और सब MCQ मोड में था। MCQ मोड का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे, जहाँ एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते थे, उसमें सही ऑप्शन को टिक करना होता था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था और इसके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। इसका मतलब अगर आप 40 क्वेश्चन सही से बना लेते तो 40 नंबर आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो 40 में 40 लाने की गारंटी है हमारे यहाँ। आप 40 में 40 ला सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो। ऐसे नहीं कि ये रट्टा मार ले तो 40 का 40 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर स्ट्रैटेजी जो हम बना के आपको देंगे कि चैप्टर वाइज कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करें। और हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। अगर आप 11-12 के स्टूडेंट है या बीकॉम के स्टूडेंट है, एमकॉम के स्टूडेंट है, BBA के स्टूडेंट है, CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन या CMA फाउंडेशन के लिए स्टूडेंट है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से और आप वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हैं। और ऑफलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ, ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ हजारीबाग में बटवारी पेट्रोल पंप के पास चलता है। तो अगर आप हजारीबाग में रहते हैं तो आप आकर यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हजारीबाग से बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 40 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 40 में 40 आंसर आना चाहिए। 40 में 40 हम लोगों का सही जवाब होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख भी दिया है कि 40 का 40 कंपलसरी है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। 40 का 40 कंपलसरी, यानी पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास छोड़ने का। उसके अलावा क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। 1 घंटा समय मिलेगा, 40 क्वेश्चन उसमें आपको आंसर करना। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि सावधानीपूर्वक सभी विवरण OMR उत्तर पत्रक में भरें। उत्तर पत्रक जो होता है, OMR शीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो फिल करने का ऑप्शन होता है, पूरे बॉक्स को सही से कलर करना होता है। अगर थोड़ा सा भी कलर नहीं हुआ तो चूंकि ये मशीन से चेक होता है तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मशीन उसको रिजेक्ट ना कर दे, तो सही से भरेंगे। आप अपना पूरा सिग्नेचर OMR के उत्तर पत्रक में दी गई जगह पे आप करेंगे। वहाँ पे OMR में आपके पास सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, आप देंगे वहाँ पे। बोलता है इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की, यानी 1 नंबर का है और सारे क्वेश्चन आपको बनाना होगा। गलत अगर आप आंसर दे देते हैं 40 में, मान लीजिए कि कोई गलत आंसर दे देते हैं, तो क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या, ये भी हम लोगों को देखना है। तो बोलता है नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत जवाब दे देते हो कोई बात नहीं, 40 में जितना सही होगा उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा, नेगेटिव के लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखिए इसके बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखा है कि क्या क्या है। 5वां नंबर इंस्ट्रक्शन बोलता है OMR उत्तर पत्रक में पृष्ठ 2 पर प्रदत्त सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये देखिए पृष्ठ 2 यही है
और पृष्ठ 2 के ऊपर जो भी है ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके अनुसार कार्य करें। आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को आप अपने OMR उत्तर पत्रक में ठीक ठीक गहरा काला करें। मतलब अगर जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में जो आपको सही लगता है उसको पूरा डार्क ब्लैक कर देना, पूरा ब्लैक कर देना। कौन सा पेन यूज करेंगे तो बोलता है नीला यानी ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जेल पेन नहीं चलेगा, बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही यूज कर सकते हैं, जेल पेन नहीं। याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर में गलती से ये सब ना लेके जाए। पेंसिल गलत है, पेंसिल से नहीं भर सकते हैं आप ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से भरेंगे उसको, पेंसिल से नहीं भरेंगे और ना जेल पेन से भरेंगे। ये सब गलती ना करें, नहीं तो फिर एग्जाम देने में मुश्किल हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ध्यान से देखते चले जाएं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। बोलता है कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक को वीक्षक को वापस लौटा दे, यानी जो वहाँ टीचर रहेंगे उनको OMR दे देना होगा, तब आप एग्जाम सेंटर छोड़ के घर जा सकते हैं। प्रश्न पुस्तिका आप अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले जा सकते हैं, OMR आप वहाँ पर जमा कर देंगे। ये इंस्ट्रक्शन है, कुछ लोग जानते भी हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिया OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। जो OMR मिलेगा उस पर जो निर्देश दिए गए उसको अच्छे से पढ़िए और पालन कीजिए उसका, अन्यथा आपका OMR उत्तर पुस्तक अमान्य माना जाएगा। ध्यान दीजिए, जो सबसे डेंजरस चीज़ है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते हैं और बाद में उनका रिजल्ट अटक जाता है और फिर फ़ोन करके हम लोगों को पूछते हैं सर क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आप 1 साल के लिए ब्रेक कर दिए जाएंगे अगर आपने सही से OMR नहीं भरा। तो लिखा है कि अगर आप OMR सही से नहीं भरते हैं, सही से नहीं पढ़ते हैं तो अमान्य हो जाएगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी, आपका करियर 1 साल के लिए ब्रेक हो जाएगा। कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, आप कोई सेटिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए OMR को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोई गलती का चांस नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बिजनेस स्टडीज का कि ट्रेड और प्लस एक्जुलरी ऑफ ट्रेड, हिंदी में लिखा है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं किसके अंदर आती हैं, यानी किससे मिलके बनती हैं, किसके अंदर ट्रेड। और अगर हम ट्रेड और व्यापार की सहायक क्रिया यानी ट्रेड और एक्जुलरी ऑफ ट्रेड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा। तो अगर आप बिजनेस स्टडी सही से पढ़ें तो फर्स्ट चैप्टर में ये लिखा गया है कि कॉमर्स, ये जो लिखा है ना कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड प्लस एक्जुलरी ऑफ ट्रेड, दोनों जो है वो कॉमर्स का पार्ट है, इसलिए इसका सही जवाब कॉमर्स होगा। कॉमर्स के अंदर 2 काम किए जाते हैं, ट्रेड होता है और एक्जुलरी ऑफ ट्रेड होता है, जिसको फैक्टर ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, इसको फैक्टर ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ ट्रेड और प्लस ट्रेड इक्वल टू कॉमर्स, या बोल सकते हैं कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस फैक्टर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इक्वल टू यानी वाणिज्य इक्वल टू व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो हिंदी में भी ये ऑप्शन ए होगा, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। सेकेंड में चलते हैं हम लोग। बोलता है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कैपिटल, इसमें से कौन सा आर्थिक क्रिया ऐसा है जिसमें पूंजी का जरूरत नहीं पड़ता है। कौन धंधा ऐसा है जिसमें पूंजी का जरूरत नहीं पड़ता। बताइए, बिजनेस में तो पूंजी की जरूरत पड़ता है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। प्रोफेशन में बताइए, हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो पूंजी का जरूरत पड़ा, बेंच खरीदना पड़ा, बिल्डिंग, लेकिन रोजगार करने के लिए, किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ता है क्या। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई हम किसी के यहाँ नौकरी करने जाए तो पूंजी थोड़ी चाहिए, वहाँ तो लेबर चाहिए, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सब सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड में क्या बोल रहा है, बोलता है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स रेगुलरली एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे के यहाँ काम करता है और उससे वेतन प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ काम करके उससे वेतन प्राप्त करता है, उस काम को क्या बोलते हैं, उस काम को क्या बोलते हैं, उस काम को क्या बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस में दूसरे के लिए काम करता है लोग कि अपने लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिजनेस नहीं बोलते उसको, ये ऑप्शन गलत। प्रोफेशन बोलते हैं हम लोग, क्या दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ट्यूशन अगर पढ़ा रहे तो नहीं, उसको भी नहीं बोलते। लेकिन रोजगार और नन ऑफ दीज होगा नहीं, याद रखिएगा, रोजगार, रोजगार हम किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, रोजगार में रहेंगे। रोजगार का मतलब क्या है कि हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बदले में वो हमको पैसा दे रहा है। तो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करेगा और बदले में सैलरी लेगा तो वो काम क्या कहलाएगा, तो वो काम क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा, याद रखना। वही बात यहाँ लिखा है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में सैलरी, तो रोजगार कहलाता है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें से
व्यवसाय का उद्देश्य कौन नहीं है, कौन नहीं है, इसमें से बताइए कौन है जो बिजनेस का उद्देश्य नहीं, क्या बिजनेस का उद्देश्य कौन कौन नहीं है वो बताइए, यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो व्यवसाय के उद्देश्य नहीं है, बिजनेस में नहीं होना चाहिए। तो क्या इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं होता है, क्या प्रोडक्टिविटी बिजनेस का उद्देश्य नहीं है, क्या प्रॉफिट अर्निंग उद्देश्य नहीं, चाहे इनोवेशन, तो याद रखिएगा इनोवेशन भी उद्देश्य है, प्रॉफिट भी उद्देश्य है, प्रोडक्टिविटी भी उद्देश्य है, बट इन्वेस्टमेंट बिजनेस का कोई उद्देश्य नहीं होगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस अमॉन्ग द फॉलोइंग्स, कौन व्यक्ति इसको बोला। इसका हिंदी में भी पढ़ देते हैं। हिंदी में ये लिखा है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। जैसे मौसम हमारे साथ रहता है, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये हमारे साथ रहता है, वैसे व्यवसाय भी सदा हमारे साथ रहता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, किसने ये कहा है कि मौसम की तरह हमारे साथ हमेशा बिजनेस रहता है, कौन कहा है। 4 विद्वानों का नाम दिया हुआ है, बताइए स्टूडेंट कौन ये कहा है कि मौसम की तरह बिजनेस भी हमारे साथ रहता है। हेने कहा है, मार्शल कहा है, बाटली बॉय कहा है या व्हीलर कहा है। तो सही जवाब इसका होगा व्हीलर। सही जवाब क्या है, व्हीलर इसका सही जवाब है, व्हीलर ने ये कहा है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बताइए बिजनेस रिस्क कब नहीं आएगा, किसके कारण नहीं आएगा। अगर आप कौन सा काम करेंगे कि बिजनेस में रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि रिस्क तो होता है बहुत, जीवन में रिस्क है, आप पढ़ रहे हैं जॉब हो जाएगी इसकी गारंटी भी नहीं है, तो जीवन रिस्क से भरा हुआ है। तो रिस्क किस में नहीं है, बोल रहा है कि कौन सा काम करेंगे तो रिस्क नहीं है, बताइए। बोलता है कर्मचारी बेईमान होगा तो रिस्क नहीं है, हाँ बेईमान हो गया, लूट लिया, चोरी कर लिया तो रिस्क है भैया। सरकारी नीति चेंज हो जाएगा तो रिस्क है। आप पता चला फैक्ट्री लगाए और सरकार नियम बदल दी कि ये फैक्ट्री नहीं चलना चाहिए तो रिस्क है। इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे, गुड मैनेजमेंट रखेंगे, याद रखिएगा बी नंबर, अगर अच्छा प्रबंध रखेंगे, बढ़िया मैनेज करेंगे बिजनेस को, तो रिस्क का चांस बहुत कम होता है। तो रिस्क नहीं है, किसके कारण रिस्क नहीं आता है, अच्छे प्रबंध के कारण रिस्क क्या होता है, नहीं आता है। अच्छे प्रबंध के कारण रिस्क नहीं आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। हु इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फॉर्म, कौन एक पार्टनरशिप फर्म को सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का जारी करता है। यानी आप जब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कौन है जो सर्टिफिकेट देगा आपको रजिस्ट्रेशन के समय, कौन सर्टिफिकेट आपको देगा। देखिए कौन कौन ऑप्शन में, पहला स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार सर्टिफिकेट देगी पार्टनरशिप बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का, केंद्र सरकार देगी, या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म देगा, या नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, आप रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास नहीं करेंगे। हेमंत बाबू नहीं देंगे, ना मोदी बाबू देंगे, आपको देंगे कौन, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार होगा वो आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा आपके पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर। अब चलते हैं कॉमर्स, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का पूछ रहा है क्या क्या कॉमर्स है। बोलता है कॉमर्स क्या है, किसका पार्ट है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड और ऑल ऑफ दीज। सही से बताइए कॉमर्स किसका पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड, तो ये तो होगा नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, इंडस्ट्री अलग पार्ट होता है, उसका कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इसका सही जवाब होगा कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैराथन क्लासेस है सर, फटाफट 40 क्वेश्चन का पूरा आंसर एक वीडियो के अंदर आपको डाल देना है, ताकि 40 का 40 पूरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आप जी जान लगा देंगे तो रिजल्ट आपके साथ होगा, आप भी अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, आप भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सिर्फ आपको सही ट्रैक में मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न्ड विथ द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। किसके अनुसार उद्योग वाणिज्य का एक विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। कौन कह रहा है ये बात। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। बोलता है एस आर डाबर कहता है या WR स्पिरिगल कहता है। तो इसका सही जवाब है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, इसका सही जवाब है SR डाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए SR डाबर बोलता है कि उद्योग जो है वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें रुपया पैसे की बात की जाती है, वो कहना है SR डाबर का कि धन से संबंधित है। SR डाबर का कहना ये है। उसके आगे के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। बोलता है इसमें से कौन है जो जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं। जेनेटिक इंडस्ट्री होता क्या है? जननिक उद्योग, जहाँ क्या किया जाता है कि किसी के क्वालिटी को इम्प्रूव करके और उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। मतलब अब मान लीजिए कि पहले गाय कम दूध देती थी, अब क्या किया गया, उसको हाइब्रिड बना दिया गया, वो दूध ज़्यादा देने लगी, उसको बोलते हैं जेनेटिक, जननिक उद्योग, जहाँ उसके स्वरूप में परिवर्तन करके और उसका उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। पहले पेड़ होते थे, बड़ा पेड़ होता था तब आम फलता था, अब छोटे छोटे पेड़ में इतने आम लदे हुए हैं कि बेचारों को खड़ा करने के लिए डंडा डालना पड़ता है। ये जेनेटिक इंडस्ट्री का कमाल है। तो बोलता है इसमें से कौन है, बताइए। जमीन के नीचे से कोयला निकालना जेनेटिक उद्योग है? ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्म। तो बताइए जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन आता है? जेनेटिक उद्योग तो माइनिंग नहीं है, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग आ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री दोनों आ सकता है इसमें। अच्छा सॉरी ऊपर क्वेश्चन लिखा है कैन नॉट बी क्लासिफाइड, हम लोग कैन नॉट बी नहीं लिखे। चलिए, कैन नॉट बी क्लासिफाइड यानी इसमें से कौन है जो जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है? जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है, कौन है जो जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है? तो ये तो है, ये भी है, तो ये नहीं है। माइनिंग हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैन नॉट पढ़े ही नहीं, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है तो ये तो जेनेटिक इंडस्ट्री है। क्या पशु में ऐसा नहीं हो रहा है? उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके दूध का उत्पादन बढ़ा दिया गया। पोल्ट्री फार्मिंग, आज तो पोल्ट्री है ना, सब खाते हो, पूरा चिकन खाता है सब। और पुराना देसी मुर्गी और विदेशी मुर्गी, जिसको पोल्ट्री मुर्गी बोलते हैं, दोनों में अंतर होता है। उसके खाने का स्वाद में अंतर होता है, उसको क्वालिटी में अंतर होता है। पोल्ट्री वाला जल्दी बड़ा हो जाता है, उसको एक इंजेक्शन दे के बड़ा किया जाता है, कुछ खिला के बड़ा किया जाता है, तो ये अंतर हो जाता है दोनों में। तो बोलता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी बढ़ा के और उसका प्रोडक्टिव पावर बढ़ा देते हैं, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, तो वो कहलाता है जेनेटिक इंडस्ट्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सुलरी ऑफ टू ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। इसमें से कौन है जो आपको रिस्क से बचाता है, जोखिम से बचाता है? क्या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बचाता है, इंश्योरेंस बचाता है, बैंकिंग बचाता है या एडवर्टीजमेंट बचाता है? तो सही से अगर आप देखेंगे तो आपको इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो रिस्क से आपके बिजनेस को बचाता है, सेव करता है। इंश्योरेंस से आपका क्या होता है, रिस्क बच जाता है। आगे बोलता है हु कैन बी अ पार्टनर। कौन पार्टनर बन सकता है? क्या एक पार्टनर से बिजनेस पार्टनर बन सकता है, एक व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, कंपनी पार्टनर बन सकता है, या ऑल ऑफ दिस? तो सही से देखें तो एक व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है, फर्म कभी पार्टनर नहीं बन सकता, कंपनी का भी पार्टनर नहीं बन सकता, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो सिर्फ पार्टनर बन सकता है कौन? एक व्यक्ति। यानी एक व्यक्ति साझेदार बन सकता है। अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो पार्टनर एक व्यक्ति को ही बना सकते हैं, कोई दूसरा पार्टनर नहीं बन सकता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस का रूल्स है कि एक व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है, दूसरा व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वही बात हिंदी में लिखा है यहाँ पे। बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोग। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? उपयोग। इसमें से कौन है जो किसी सामान का उपयोग जनरेट कर देता है? मतलब है कि अगर वो सामान ना हो, ना बना रहे, तो लोग उसको नहीं खरीदता है। तो इसमें कौन है? तो याद रखिएगा, इंडस्ट्री उसका उपयोग जनरेट कर देता है। मतलब ये है कि बताइए जो इंडस्ट्री में सामान बनता है, पेपर, अभी बुक खरीदते हैं ना, आपको बुक ना खरीद के बना के कोई दे, वैसे ही पेपर दे दे, इंक दे दे, तो आप खरीदना पसंद करेंगे? पेपर दे दिया, इंक दे दिया, बोला अपने छाप लेना बाबू। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसी पेपर, उसी इंक का इस्तेमाल करके एक बुक लिख देता है और बुक बेच के बिजनेस कमाता है। तो बोलता है इसमें कौन ऐसा है जो उसका उपयोग बढ़ा देता है, उसका यूजेज बढ़ा देता है? अगर जो हम लोग ये कपड़ा पहने हुए ना, इसी तरह दे देता तो लपेट के नहीं आते। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा सोचा कि ऐसा बनाओ कि हाथ का अलग बाँह होना चाहिए, पैर का अलग सिस्टम सेट करो और कपड़ा शर्ट और पैंट बना के दे दो ताकि लोग उस कपड़े को पहनेंगे। यानी वो क्या, कौन है? जो इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री सोचता है कि हमको कैसे पैंट बनाना है, कैसे शर्ट बनाना है, ताकि इसी कपड़े का, जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उस कपड़े का इस्तेमाल लोग करना शुरू कर दें। तो इंडस्ट्री है जो उसका उपयोग बढ़ाता है, उपयोगिता का सृजन करता है। बोलता है एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड।
हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कौन सा काम करता है? हर व्यक्ति, बताइए, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन सा काम करता है? तो हिंदी में देख लेते हैं। बोलता है प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए किस क्रिया को करना पड़ता है? जीने के लिए। बताइए हर व्यक्ति, आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं? क्या करना पड़ता है जीने के लिए? सारे लोग जानते होंगे जीने के लिए क्या करना पड़ता है। आपके पापा कमा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए आर्थिक क्रिया यानी पैसा कमाना पड़ता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर व्यक्ति इस दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, पैसे कमा रहा है। किस लिए? तो जिंदा रहने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाने पीने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बोलता है एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रिया करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। सेवा करने से कुछ नहीं होगा। बोलता है विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स कोड ऑफ कंडक्ट? कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आचार संहिता चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए? तो क्या लगता है, बिजनेस करने के लिए रूल्स रेगुलेशन चाहिए? नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए? नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन के लिए चाहिए। सबसे ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए चाहिए? प्रोफेशन के लिए चाहिए। अगर आप बिजनेस स्टडी पढ़े हैं तो प्रोफेशन का विशेषता में आप ये जरूर पढ़े होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। और नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो इस चैनल में कंटिन्यू बने रहेगा। इसका आज 20 क्वेश्चन का वीडियो जाएगा और 20 क्वेश्चन का एक और वीडियो जाएगा, नहीं ये लेक्चर 1 होगा और एक लेक्चर 2 जाएगा। तो दोनों वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे तो फ़ायदा होगा आपको। तो जरूर लिखिएगा, आपके फ़ायदे की बात है। बोलता है सोल ट्रेड हैज़ ऑब्जेक्टिव। सोल ट्रेड का क्या उद्देश्य है? अगर कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस कर रहा है, एक व्यक्ति है, सोल ट्रेड क्या होता है? जब एक व्यक्ति सारा पैसा लगाता है, एक व्यक्ति बिजनेस में रिस्क लेता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को चलाता है, सारा काम एक व्यक्ति करता है, वन मैन आर्मी, एक अकेला सब कुछ। तो वैसे बिजनेस का उद्देश्य क्या है? हम अब बताइए, अकेले दुकान खोल के रखे हैं, सारा काम अकेले करते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य क्या? दान करना है, सेवा करना है। देखिए क्या उद्देश्य है? नॉन इकोनॉमिक, अनार्थिक, मतलब पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। बोलता है गलत, पहले हटाओ इसको। इतना मेहनत हम करेंगे दूसरे के लिए क्या पैसा कमाने के लिए? तो बोलता है अनार्थिक, गलत है भैया। क्या उद्देश्य हमारा? इतना खट रहे हैं, पैसा चाहिए, पैसा, मनी, आर्थिक क्रिया याद रखिएगा। हम सिर्फ इतना जो मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको पैसा मिले। तो अकेला कोई बिजनेस कर रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है। तो एकाकी व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, चाहे जैसे भी हो। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस। बताइए इसके अंदर सेवा का काम कौन है? सेवा मतलब समझते हैं जहाँ कोई सामान बनाया नहीं जाता है, जहाँ कोई सामान नहीं बनाया जाता है, सर्विस इंडस्ट्री है। जहाँ कोई सामान बेचा भी नहीं जाता है, जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड होता है। जैसे बिजली कंपनी आपको सेवा दे रही है, कोई सामान नहीं बेच रही, सेवा दे रही है, यानी बिजली जलती है उसके बदले में पैसा। इंश्योरेंस कंपनी आपको सेवा दे रही है। टेलीकॉम कंपनी, आप जो रिचार्ज करा रहे हैं मोबाइल का, वो सर्विस मिल रहा है। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम भी आपको सर्विस दे रहे हैं। अगर बस चला रहा है कोई, वो तो सेवा दे रहा है, कोई सामान नहीं दे रहा है। ये सब सर्विस इंडस्ट्री है, सेवा उद्योग। तो देखिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन सेवा उद्योग नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? बताइए कौन सेवा उद्योग? यातायात तो सेवा भी बता दिए, बैंकिंग सेवा है, विज्ञापन सेवा है। पशुपालन सेवा नहीं है, पशुपालन सेवा नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए, याद रखना। अजय देखिएगा, सेवा जहाँ रहेगा ना वहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ इनकम होता है। जहाँ सेवा करता है वहाँ इनकम जनरेट किया जाता है, वहाँ फी लिया जाता है, वहाँ शुल्क लिया जाता है, वहाँ प्रॉफिट नहीं। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज। क्या लगता है अगर सोल ट्रेड बिजनेस का लाइफ कैसा है? हमारे यहाँ एकाकी व्यापार का, एक व्यक्ति अकेला पैसा लगाए, अकेले बिजनेस करे, अकेले बिजनेस को संभाले, अकेले प्रॉफिट लॉस ले, तो ऐसे बिजनेस का भविष्य भारत में कैसा है? भारत में एक अकेला बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसका भविष्य स्थिर है, अस्थिर है, मतलब लंबे समय तक चलेगा, कभी भी लटक सकता है, दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत जैसे देश के लिए एकल व्यापार का जो है भविष्य कैसा है? सोल ट्रेड का लाइफ कैसा है? सोल ट्रेड एकाकी व्यवसाय का जीवन भारत में कैसा है? स्थिर है, अस्थिर है, क्लियर? और ए और दो दोनों है, और इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हो सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। और स्थिर इसलिए कहा जा सकता है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्थिर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है और लंबे समय तक चलेगा। अकेला व्यवसाय जो है वो छूटेगा नहीं, तो स्थिर ही हम लोग ऑप्शन दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्थिर है इसका जीवन, यानी इसका जीवन फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं होता है। सॉरी, यहाँ जीवन पूछ रहा है कैसा होता है, तो इसका जीवन अस्थिर होता है।
लेकिन भविष्य इसका कैसा है, तो भविष्य इसका स्थिर है, अच्छा है, उज्जवल है, ये पूछा जाएगा। अगर भविष्य पूछा जाएगा तो आप इसको लिखेंगे उज्जवल है, अच्छा है, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसका जीवन अस्थिर होता है, क्यों? क्योंकि बताइए एक आदमी बिजनेस चला रहा है, क्या लगता है जीवन हमें जीवन भर चलेगा? कब बंद हो जाएगा इसका एक ठिकाना नहीं है। एक अकेला व्यक्ति जब चाहे पैसा लगाएगा, जब चाहेगा धंधा बंद करके चल देगा। इसका जीवन अस्थिर है भैया, कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए बैंक भी इस पर विश्वास नहीं करता। बैंक भी इसको लोन देने से पहले 2 बार सोचता है कि कहीं हम लोन दे दिए और रात में बंद करके भाग गया तो कहाँ ढूंढेंगे। तो इसका जीवन क्या है? अस्थिर है, याद रखना है। तो अस्थाई सोल ट्रेड का, एकल स्वामित्व का जो व्यवसाय जीवन होता है वो अस्थिर हो जाता है। क्या होता है? अस्थिर होता है। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इन द ऑब्जेक्टिव विच कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोला है कि कौन ऐसा सहकारी संगठन है, कौन ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रेगुलर मार्केट अपने सदस्यों को देता है। कौन ऐसा सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने सदस्यों को लगातार मार्केट देता है, बाजार प्रदान करता है? कौन है? तो कोऑपरेटिव मार्केट, नाम ही देखिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, तो खुद यही समझ में आ रहा है कि यही एक ऐसा सोसाइटी जो अपने सदस्यों को मार्केटिंग की सुविधा, विपणन की सुविधा देता है। तो फर्स्ट नंबर देखिए, 19 नंबर का नीचे हिंदी लिखा हुआ है, 19 का फर्स्ट नंबर, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य है, सहकारी विपणन समिति का उद्देश्य है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग, उसके बाद 50% बाद में देखेंगे। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर क्या होती है? फिक्स होती है, सर्टेन होती है, अनसर्टेन होती है, मिनिमम होती है या नन ऑफ दीज? बताइए। प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के होते हैं। जब कंपनी पैसा लाती है ना तो हिस्सा बेच के लाती है, और हिस्सा 2 तरीके से बेचा जाता है, इक्विटी शेयर के जरिए, प्रेफरेंस शेयर के जरिए। तो प्रेफरेंस शेयर का जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाते हैं तो अगर लिखा है प्रेफरेंस शेयर में 10%, तो आपको 10% हमेशा मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी शेयर का प्रॉफिट का परसेंटेज होगा फिक्स नहीं रहता है। तो प्रेफरेंस शेयर का प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रहता है? सर्टेन रहता है। पहले से आपको पता होगा कि अगर कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी हमको इतना % रिटर्न जरूर देगी, आपको पहले से पता होगा। इसलिए इसका प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स रहता है। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि प्रॉफिट का परसेंटेज का फिक्स रहता है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग आज किए दोस्तों, और 20 क्वेश्चन इसके बाद जो बच्चा है इंतजार करेंगे, 20 क्वेश्चन और आपके पास आएगा, और हम लोग 40 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का करेंगे। इसके साथ हम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, CA, कंप्यूटर साइंस, ETP, इंग्लिश, हिंदी, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लास 11 का, क्लास 12 का, और BCom में हर सेमेस्टर के क्वेश्चन का जवाब हम लोग इसी तरह से लेंगे। सारे सवालों का जवाब, हमारा टारगेट है कि झारखंड का हर बच्चा, बिहार का हर बच्चा, यूपी का हर बच्चा पूरे सिलेबस को अच्छे से समझे। क्योंकि अगर वो सिलेबस नहीं समझेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको सिलेबस समझ आना चाहिए, उसको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आना चाहिए, उसको एग्ज़ाम का क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसको अपना भविष्य में अपनी तैयारी को और मजबूत करने में मदद मिले। थैंक यू।